हेलो बच्चों, तो चलिए आप लोग के लिए आ गया बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। जो भी बच्चे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फंडामेंटल राइट्स से कितना सारा क्वेश्चंस भर भर के आता है, 3-4 क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट्स के ऊपर अच्छे तरीका से बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपको हर एक चीज़ों को जानकारी दिया जा रहा है। सारे आर्टिकल्स आपको याद करने हैं और जो आर्टिकल्स आपको याद नहीं उसको लिख लेने हैं और रिवाइज करने के बाद आपको सारे के सारे चीज़ इजीली तरीका से याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको बताने वाले कि आखिर फंडामेंटल राइट्स होता क्या है और आखिर ये फंडामेंटल राइट्स किसको मिलता है, इंडियंस को मिलता है या फिर इस देश में जो लोग रहते हैं बाहर से आए उनको भी मिलता है या फिर जो फॉरेनर्स आते हैं उनको मिलता है। आखिर होते क्या है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का सिंपल मतलब होता है कि आप जैसे ही जन्म लेते हैं तो जन्म लेते के साथ ही आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो आपसे वो अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता है। या तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, वो राइट्स आपको दिए जाते हैं और वो राइट आप अपने मर्जी से प्रोफेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके सारे राइट्स के बारे में आसान तरीका से जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। देखिए सिंपल क्या है कि द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया आर द राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें हमारे लिए जो राइट्स है फंडामेंटल राइट्स उसको प्रोफेस किए गए हैं, गारंटीड किए गए हैं कि ये राइट्स आपको दिए जाएंगे, सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती है। और दीज राइट्स इंक्लूड्स, अब इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं यानी कि आपको इतने सारे राइट्स देखने के लिए मिलेंगे कि राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स आपको मिलेंगे। तो हर एक राइट्स के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम लोग आसानी से देखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला राइट और सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर राइट टू इक्वालिटी होता क्या है, यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि आपको लॉ के नज़र में आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, भिखारी हो, गरीब हो, सबको इक्वल राइट्स होता है। यदि आप किसी का मर्डर करते हैं और सेम कोई बहुत बड़े पोस्ट के अधिकारी मर्डर करते हैं तो दोनों को सजा एक ही जैसा होगा। यानी कि किसी को इस बेसिस पे नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह एक ऊंचे पद पे कार्यरत इंसान है, ठीक है। यानी कि दिस इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि यहाँ पे लॉ के नज़र में सारे के सारे लोग बराबर हैं, किसी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अब इसमें क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपल क्या है ना कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि आपको कोई भी इंसान है, यदि आप टीचर हैं और सामने वाला भी टीचर है, दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, एक ही प्रोफेशन यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों को जो सैलरी होगा ना इक्वल दिया जाएगा। साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी, यदि सरकार के द्वारा कोई भी फॉर्म निकलता है तो जो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो फिर मैं भी फिलअप कर सकता हूँ और बाकी के लोग भी फिलअप कर सकते हैं जो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। और साथ में आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे बताया गया था कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसमें क्या क्या चीज आता है, आपको किस चीज का फ्रीडम दिया गया है। सबसे पहला होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप किसी के सामने जो भी चाहे अपने आइडियाज को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अपने आइडियाज को बता सकते हैं। साथ में असेंबली कर सकते हैं, पीसफुल असेंबली। कैसा कर सकते हैं, असेंबली करने के ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को जाकर के 1000-2000 लोग उसके घर को पूरी तरीके से घेर ले और उस पर हमला कर दे। आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं। साथ में रेसिडेंट एंड प्रोफेशन, यानी कि आपको जहां मन हो, यानी कि आपको, अब जहां मन का मतलब ये नहीं है कि आप बोले कि हमको राष्ट्रपति के घर में रहना है, यानी कि जो एरिया पब्लिक के लिए ओपन किया गया उस एरिया में जाकर के आप रह सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और साथ में कोई भी प्रोफेशन आप ले सकते हैं। यदि आपको भिखारी बनने का मन है तो आप भिखारी भी बन सकते हैं, यदि आपको आईएएस बनने का मन है तो आप आईएएस भी बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप अपने मर्जी से अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको नेक्स्ट,
चलिए लास्ट नेक्स्ट क्या है आपको, सिंपल कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। होता क्या एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपको सपोज कीजिए कि कहीं पे काम करने गए हैं और आपको जबरदस्ती, जैसे बेगार प्रथा होता था, क्लास 10th 9th में पढ़े होंगे आप लोग, कि जो फ्री में काम करवाया जाता था 12-12 14-14 घंटे, तो इसके वजह से तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। होता क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? इसका सिंपल मतलब है कि यदि आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप अपने राइट्स को सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और वहां पे आप उसके प्रति बोल सकते हैं कि हमारे साथ बहुत ही बर्बरता किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको वहां पे न्याय मिलेगा। ठीक है, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दिस इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स लेबर। सबसे पहला चीज यही बताया था आप लोग को, बेगार प्रथा जिसको फोर्स लेबर बोलते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये राइट्स लाया गया था। एंड चाइल्ड लेबर क्या है ना कि बहुत सारे हजार्डस ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे बच्चे को काम पे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे बीड़ी इंडस्ट्री हो गया, सिगरेट इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री हो गया, तो उससे बचाने के लिए आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है। एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप हमेशा सुनते आ रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को पकड़ के बेच दिया जाता है अलग अलग जगह पे, तो इसी वजह से यहाँ पे ये राइट्स आपको आया है कि आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप बच्चे को बेच सकते हैं, बड़े को बेच सकते, किसी भी इंसान को आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी मिलता है। नेक्स्ट क्या है आपको, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि अभी के टाइम पे आप जो भी रिलीजन चाहे, ठीक है, कोई भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं। आप हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू बन सकते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं मुसलमान बन सकते हैं, सिख ईसाई कोई भी धर्म को आप अच्छे तरीका से प्रोफेस कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब दिस इंक्लूड फ्रीडम टू चूज फॉलो एंड प्रमोट रिलीजन, यानी कि आप अपने मर्जी से रिलीजन को चूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से उस रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जैसे कि आप हमेशा सुनते हुए आ रहे होंगे कि एक माँ एक पिता अपने बच्चे को कम से कम एलिमेंट्री शिक्षा तो देगी ही देगी, जिसको आर्टिकल 20A के द्वारा क्या कर दिया गया था, सारे के सारे पेरेंट्स को बोला गया था कि आप आर्टिकल 20A को फॉलो करेंगे और सब बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन देंगे ही देंगे। ठीक है, तो यहां से ही आता है आपको क्या, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, दिस इंक्लूड, अब किसमें क्या क्या चीज आता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज किसको बोलते हैं, देखिए माइनॉरिटीज दो टाइप के होता है। एक होता है कि जब हम पूरे वास्ट एरिया में बात करते हैं जिसका जनसंख्या सबसे कम है, यानी कि 2 या 3 ऐसे लोग ग्रुप्स होंगे जिसका जनसंख्या ज्यादा होता है और बाकी ग्रुप्स का जनसंख्या कम होता है, तो जिसका जनसंख्या कम होता है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। अब एक माइनॉरिटी वो होता है कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में जिनका संख्या कम है, तो उस एरिया में वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। ठीक है, माइनॉरिटी का ऐसे कोई रियल डेफिनेशन नहीं होता है, सिंपल मतलब ये है कि जिस एरिया में जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा वो माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, मेजोरिटी कहलाएगा, और जिसका जनसंख्या कम होगा वह माइनॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, अब सिंपल क्या है, दिस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। अब खुद सोचिए ना कि यदि आपका जनसंख्या कम है, आपके कास्ट का जनसंख्या कम है उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं जो आपका कल्चर होगा वह धीरे धीरे कम होते जाएगा। लोग आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसे काम करवाएंगे फोर्सफुली जिससे आपका कल्चर का वहां पे कहीं ना कहीं लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब आप किस राइट के द्वारा कर सकते हैं, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के द्वारा ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। अब बस इतना समझ लीजिए कि यदि क्वेश्चंस बनेगा तो एक क्वेश्चंस ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल समझिए, आप यदि बीमार होते हैं तो आप बिना दवा के ठीक नहीं हो सकते हैं, आपको दवा कहीं ना कहीं खाना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स का दवा है, यानी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप इसका यूज करके फंडामेंटल राइट्स के द्वारा सारे के सारे चीजों को ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज क्या है, सिंपल कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, दिस इंक्लूड द राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स। अब सिंपल क्या है ना कि आप
आपके कोई भी राइट्स का हॉस होता है, लॉस होता है, या फिर किसी भी राइट्स को आपको नहीं मानने दिया जाता है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे आप फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बता सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ है, खत्म किया गया है और हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन चाहिए, तो आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सारे राइट्स के बारे में जान लिए। अब यहाँ से आपको राइट्स के बारे में एक एक टॉपिक, यानी कि जितने भी राइट्स हैं हर एक आर्टिकल्स के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आपको आर्टिकल्स के हिसाब से मिलेंगे। जैसे आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि जितने भी लॉ लिखे गए हैं उस बुक में उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे राइट्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताया गया है कि आखिर कौन से आर्टिकल में कौन से राइट्स को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले राइट आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आपको क्या मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी। कैसे याद रख सकते हैं सर, तो सिंपल तरीका है, आप इतना याद रखिए कोई भी इंसान 14 साल का होता है तो तब तक उसको किसी भी चीज़ का जानकारी नहीं होता है, लेकिन ये 14 से जो 18 साल है इसको एडोलेसेंस टाइम बोलते हैं, तो किशोरावस्था बोलते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग खुद से समझ सकते हैं कि आखिर ये जो राइट्स है हम लोग को मिलना चाहिए। तो ऐसे याद रखिए कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में कब पता चलता है, तो 14 से जब 18 साल के होते हैं तब हम लोग को राइट टू इक्वालिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 90 to 22 राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपको आजादी। अब 18 साल तक तो राइट टू इक्वालिटी मिल गया, अब इक्वालिटी मिला तो आपको क्या चाहिए होगा, फ्रीडम। जैसे क्या बोलते हैं कि 18 साल तो हो गया, अब हमको घर से तो फ्रीडम चाहिए, अब हमको आजादी चाहिए, हमको जो मन होगा सो करेंगे। तो यही आपको याद रखिए कि 90 से यानी कि 19 साल से लेकर के 22 साल तक जब हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या चाहिए होता है, राइट टू फ्रीडम चाहिए होता है। दो तो याद हो गया कि आर्टिकल 40 से 80 राइट टू इक्वालिटी चाहिए होता है, और आर्टिकल 90 से 22 हम लोग क्या चाहिए होता है, तो राइट टू फ्रीडम चाहिए होता है। आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए जब 22 साल के आप हो जाते हैं तो आप फ्रीडम ले लिए हैं, अब यहां से आपका एक्सप्लॉयटेशन शुरू होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, कहीं ना कहीं बचाव चाहिए। तो उसके लिए क्या आता है कि आर्टिकल 23 to 24 तक हम लोग को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, और आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आप 25 से जब 28 होते हैं तो सिंपल आपको रिलीजन के बारे में जानकारी हो जाता है, और यहाँ पे क्या चाहिए होता है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल समझ लीजिए आप कि आपको जब पूछा जाता है तो ये राइट्स जरूर पूछा जाता है कि आर्टिकल 29 और 30 क्या है, तो यह मेनली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको देता है। और आर्टिकल 32 to 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। बता चुके हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज, ठीक है ना। सिंपल याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज का मतलब क्या होता है कि यदि आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा होता है जिसमें आपके राइट्स को हॉस किया जाता है, राइट्स को आपका छीना जाता है, तो आप यहाँ पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट्स में अपना प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब आगे फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए क्या है ना कि अब जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स किसी न किसी के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज द ज्यूरिडिक्शन टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट इवन अगेंस्ट प्राइवेट बॉडीज। अब देखिए आपसे कोई भी इंसान कितना ही पावरफुल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई भी हो, ठीक है, आपसे ये राइट्स को नहीं छीना जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह किसी के खिलाफ में, प्राइवेट बॉडीज हो, कोई भी हो, ठीक है, उसके खिलाफ में ये अपने हिसाब से काम कर सकता है, और ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में ही आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स का आइडिया किसके पास आया था, तो सिंपल याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही लाया गया था आइडिया, जिसके द्वारा इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। एक क्वेश्चन से याद रखिएगा कि पूछे कि हु इज द फादर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो क्या बोलिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अब यहां से आपको एक एक सारे के सारे
जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल के साथ में बताए जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां तक हम लोग राइट्स के बारे में जाने। अब यहाँ पे आर्टिकल्स के साथ में जाने कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इस आर्टिकल्स में किसके बारे में बोला गया है। सबसे पहला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है आपको, डील विद द जनरल राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि आपको एक जनरल व्यू के साथ में, आप यदि पब्लिक हैं और कोई इंसान कितना भी बड़ा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको लॉ के नजर में इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो आर्टिकल 40 आपको क्या बताता है कि जनरल राइट और टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकेंड क्या, आर्टिकल 15 ये मेनली आपको सर्टेन ग्राउंड्स पे, जैसे कि बताए थे कि डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ होता है कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या हो सकता है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स बता चुके हैं। आर्टिकल 60 क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सिंपल क्या है ना, देखिए अब क्या बताया आपको कि यदि आपका फॉर्म भरना है तो आप भी भर सकते हैं, आपका दोस्त भी भर सकता है, हम भी भर सकते हैं, कोई भी सरकार के द्वारा फॉर्म आता है तो जो उस क्राइटेरिया को मीट करता है वो सारे के सारे लोग उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यह सिंपल किसके द्वारा दिया जाता है, तो आर्टिकल 16 के द्वारा इंश्योर किया जाता है कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, कोई भी एम्प्लॉयमेंट आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 70 एबोलिश अनटचेबिलिटी। यह मेनली आपको अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने के लिए, आप देखेंगे आयुष्मान खुराना का एक मूवी भी आया था आर्टिकल 17, उसमें मेनली बताता है कि कैसे स्टार्टिंग से ही हम लोग छुआछूत को देखते आ रहे हैं कि लोग दूसरे जात को छूते नहीं थे, पहले के टाइम पे ऐसा होता था, अभी तो बहुत कम हो चुका है। तो एबोलिश द अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70 के द्वारा, और आर्टिकल 18 एबोलिश टाइटल सच एज। देखिए पहले क्या होता था ना कि लोग टाइटल्स ले लेते थे, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे आप कोई भी टाइटल्स अपने नाम से पहले नहीं लगा सकते हैं। तो वह कौन बताता है, तो आर्टिकल 80 ही बताता है कि सारे के सारे टाइटल्स को खत्म कर दिया है। जैसे कि पहले लगाते थे सर, राय, बहादुर, ऐसे लगाते थे, तो वो सब सारे के सारे राइट्स को, सारे के सारे जो भी टाइटल्स होते थे उसको खत्म किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट सारे के सारे 14 से लेकर के 18 तक एक भी सारे के सारे आर्टिकल्स को देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं आर्टिकल 19, ठीक है। क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए ये तो सिंपल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, लेकिन बोलना कितना है, क्या बोलना है। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वालों को गाली दे दे रहे हैं, सामने वालों को थप्पड़ मार दे रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। आप एक क्राइटेरिया में रह करके ही सारे के सारे चीज़ों को बोल सकते हैं जिससे उसको कोई हानि ना हो, ठीक है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आर्टिकल 90 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 90 गारंटी टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट। अब ऐसा नहीं थे आर्टिकल 90 सिर्फ एक राइट है, इसके अंदर बहुत सारे राइट्स आपको दिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपने एक्सप्रेशन, आप अपने सोच को किसी के सामने बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबसे पहला। दूसरा क्या दिया गया है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप असेंबली कर सकते हैं लेकिन पीसफुली करना होगा। ऐसा नहीं कि आप बंदूक लेकर के चले गए, आप कट्टा लेकर के चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप पीसफुल तरीका से वहां पे जाएं और अपने हिसाब से, यानी कि जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, जो लॉ रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए वहां पे असेंबली लगाएंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखते हैं ना कि आप क्या मन किया, सुबह उठे आपका मन किया कि भाई एक नया पार्टीज बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पार्टीज बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में आप कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, लेकिन अब आप ये मत बोलिए कि हमको तो जाना कहाँ पे है, कश्मीर में ऐसे जगह पे जाना है जहां पे अलाउ नहीं है सिविलियन को, तो वहां आप नहीं जा सकते हैं। आप सिर्फ उसी जगह पे जा सकते हैं जहां पे सिविलियन को अलाउ किया गया है, उसके लिए आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे वहां पे भी खत्म हो गया आर्टिकल 370। तो जिसके बाद क्या हुआ है
कि आप कहीं पे भी जा करके अपने हिसाब से रह सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अपना घर ले सकते हैं, अपना ज़मीन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब एरिया में तो वहाँ पे स्पेशल राइट्स उन लोग को दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम अभी यहाँ पे आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया डिलीटेड बाय द 44th। अब एक क्या है ना, सेटल तो कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या था ना कि प्रॉपर्टी का राइट्स दिया गया था, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया, और आर्टिकल 40 डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। कब हुआ था, 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके द्वारा राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को खत्म किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आर्टिकल 20। अब सिंपल समझिए आर्टिकल 20 होता क्या है, ठीक है। आर्टिकल 20 में किसके बारे में बताया गया है, तो यह मेनली of the Constitution of India protect peoples from being convicted of crimes without just cause. It also protects people from being punished more than once. अब सपोज कीजिए कि आप चोरी करते हैं, तो आर्टिकल 20 में आपको बताया गया कि चोरी का सजा एक बार ही होगा, आपको उसी सजा के लिए बार बार, यानी कि उसी चोरी के लिए आपको बार बार सजा नहीं दिया जा सकता। यदि एक बार आपको सजा मिल गया है तो फिर उसी केस के लिए, उसी गलती के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिले। कौन बताता है, तो आर्टिकल 20 बताने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या, आर्टिकल 21, ठीक है। अब आर्टिकल 21 क्या बताने का काम करता है, तो आर्टिकल 21 जो है हमको सिंपल गारंटी करता है राइट टू लाइफ। इतना इंपॉर्टेंट है ना, समझिए कि जैसे आप देखते होंगे कभी भी आप अपनी महिला मित्र से बात करते होंगे तो क्या बोलते होंगे कि मैं आपका, चाहे मैं आपकी क्या बनना चाहता हूं, आर्टिकल 21। इसका सिंपल मतलब होता है ना कि ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। क्यों नहीं छीन सकता है, क्योंकि राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। या फिर मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई भी एक्ट लगा हुआ हो, कोई भी इमरजेंसी लगा हुआ हो, युद्ध हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जैसे कि आत्मा शरीर होता है ना, उसी तरीका से जब तक आप जीवित है तब तक आपके शरीर में आत्मा है, दिल चल रहा है, उसी तरीके से आर्टिकल 21 है, आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता है। तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट ऑल्सो प्रोहिबिट आर्बिट्री और अनलॉफुल डिटेंशन। यानी कि क्या होता है ना कि सपोज कीजिए कि देश में क्या हो रहा है, आर्म रिबेलियन छिड़ गया है, ठीक है, बहुत सारे लोग हमला कर दिए देश के ऊपर, फिर भी आपको ये राइट्स नहीं छीना जा सकता, आपको ये राइट्स दिया जाएगा। और साथ में जो अनलॉफुल डिटेंशन होता है, अब पुलिस कभी कभी क्या करते, किसी को भी उठा के लेके चली गई और आपको बताते भी नहीं है, क्योंकि आपको 24 घंटा के अंदर क्या करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाना पड़ता है, किस केस में आपको पकड़ा गया वो बताना पड़ता है। लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पे भी अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको ये नहीं छीना जाता है। और याद रखिए कि आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जीवित हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि यह आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21। सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, आर्टिकल, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलिए आर्टिकल 21। अब क्या है आर्टिकल 21 भाई साहब, तो आर्टिकल 21 जैसे कि हम लोग वहां पे आर्टिकल 20 में राइट टू लाइफ देखें, यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूडिंग द राइट ऑफ लाइफ विदाउट डिग्निटी। अब सिंपल क्या है ना कि आप यदि जीवित रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक जेल में लेकर के गए और ऐसे ही एक रूम में 50-60 लोगों को भर के छोड़ दिए हैं, ना तो आपको खाना ठीक से मिला, ना हवा ठीक से, ना पानी ठीक से मिल रहा है, और बस जीवित है, तो क्या उसको राइट टू लाइफ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उसको गारंटी कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। ये बताता है कि आप जी तो रहे लेकिन डिग्निटी के साथ में, आपका इज्जत है, आप अच्छे तरीका से इज्जतदार लोग हैं तो इज्जत तरीका से रहेंगे। हेल्थ मिलना चाहिए, लाइवलीहुड एंड पॉल्यूशन फ्री एयर भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या सच में पॉल्यूशन फ्री एयर मिल रहा है? नहीं। यदि आप अभी भी जस्ट न्यूज देखेंगे तो आप सिंपल पता चलेगा आपको कि दिल्ली में जो एक इंसान रहता है वो एक दिन में 17 से 20 सिगरेट पीता है। सोचिए, अब पीने का मतलब ये नहीं कि आप सिगरेट पीने वाले, यानी कि जो हवा होता है उसमें इतना पॉल्यूशन है ना कि आप एक दिन में हवा लेते हैं
तो 17 से 20 सिगरेट के बराबर होता है। सोचिए इतना ज़्यादा हजारस वहाँ पे एयर पॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन ये सब आपको प्रोफेस किया गया है। अब राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग द राइट टू प्राइवेसी। अब क्या है ना कि इसमें एक और राइट्स आता है, पहले राइट टू लाइफ आता है 21 में, सेकेंड क्या आता है, ए फर्स्ट हो गया, ए सेकेंड याद रखिएगा कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि अब आप जीवित हैं, ठीक है, तो आपका कुछ लिबर्टी है ना, प्राइवेसी है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान है जब बंदा आपका फोन चेक कर रहा है आपको उठा के लेके चला गया, घर तोड़ के आ गया, ऐसा बिल्कुल भी कोई नहीं कर सकता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इंक्लूडिंग द राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर एंड द एजिटेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन, जैसे कि देखते हैं ना कि हमेशा लिखा रहता है कि नो हॉर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल है कि यदि आप किसी के घर के पास से पार हो रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो ऐसे ही बस नहीं कि पी 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 करके बजाए जा रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू फेयर ट्रायल्स, साथ में तीसरा हो गया। और फोर्थ नंबर पे क्या है, राइट टू फ्री ट्रायल, यानी कि इंक्लूडिंग द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सपोज कीजिए आप गरीब हैं और आपके पास एक भी वकील का फी देने का पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, सरकार के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और वो आपको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट वकील होते हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे, सरकारी वकील, और फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी राइट्स एंड जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसको पूरा करेंगे और बी हर्ट्स एंड प्रेजेंटेड एविडेंस, और आप अपने एविडेंस को प्रेजेंट कर पाएंगे, वरना आपके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे तरीका से आप कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स में द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट। अब एक आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है सर, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या बताता है कि आपको एक और आर्टिकल से बताए थे, याद कीजिए, आर्टिकल 21A बताए थे, क्या बताए थे, आर्टिकल 21A, क्या बताए थे, आर्टिकल 21A बताए थे ना कि हर एक फादर या मदर जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन तो देना ही देना है, ठीक है, जो कि मेनली 6 से 14 साल तक होता है। क्या याद रखिएगा, 6 से 14 साल तक होता है, यानी कि कोई भी बच्चा 6 साल का है और 14 साल तक होते होते आपको पढ़ाना है, जो कि आर्टिकल 21 बताता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, कम से कम एलिमेंट्री शिक्षा तो दिया ही जाएगा, ठीक है, जो कि 6 से 14 साल तक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years as the fundamental rights in such a manner of the state में बाय लॉ डिटरमाइन, यानी कि लॉ के द्वारा आपको बताया गया है कि आपको 6 से 14 साल तक है, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी इंसान हो, उसको शिक्षा चाहिए तो 6 से लेकर के 14 साल तक आपको शिक्षा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आर्टिकल 21 के द्वारा इंसर्ट किया गया था। कब किया गया था, तो 2002 में, और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो 86 अमेंडमेंट, याद है कौन सा अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 22, क्या बोलता है आर्टिकल 22 भाई साहब, तो देखिए आर्टिकल 22 सिंपल आपको बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब सर अभी क्या बताया था आपको कि यदि आपको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो पकड़ने के बाद आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, या फिर आपको बताना पड़ता है कि आपको किस केस में, किस जुर्म में पकड़ा गया है। तो ये आपको कौन बताता है, तो आर्टिकल 22 बताता है कि आपको अटेंशन, अरेस्ट और डिटेंशन क्यों किया गया है। एक फंडामेंटल राइट्स है, डेट पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम, जो कि राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। अब व्हाट डज आर्टिकल 22 स्टेट्स, आखिर मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। तो नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी कि आपको पकड़ा जाएगा तो आपको बिना बताए नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन बोलिए कि सर कितना बार मेरा दोस्त लोग पकड़ाया है, पुलिस वाला 2 थप्पड़ मार के लेके जाता है, तो उस टाइम पे क्या करें, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन यदि आपको पकड़ा गया है तो आपको बताया जाता है क्यों पकड़ा गया है, और पीपल मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, और 24 घंटे के अंदर आपको
आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब अरेस्ट पीपल्स कैन कंसल्ट लॉयर ऑफ देयर चॉइस, यानी कि वह अपने मर्जी से कोई भी लॉयर को हायर कर सकता है और किसी भी लॉयर को रख सकता है अपने चॉइस के अनुसार। ठीक है, कि हमको यही लॉयर चाहिए और इस लॉयर के द्वारा हम अपना केस का प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 23 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड बेगार। बताए थे ना आपको कि लोगों को जबरदस्ती बेचा जाता है, बेगार करवाया जाता है, फोर्स ट्रैफिकिंग करवाया जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं सारे के सारे आर्टिकल 23 में आते हैं। कौन कौन सी चीजें आते हैं सर, तो प्रोहिबिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड बेगार को रोका जाता है, इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रैक्टिसेस, रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट डिग्निटी। अब सपोज कीजिए कि आप किसी घर में काम करने गए हैं और आपका भी कुछ इज्जत होगा, आप किसी के अंदर में काम करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका इज्जत नहीं होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि आप 8 घंटा काम करवाते हैं, चाहे 10 घंटा उतना ही काम करेंगे, फ्री में तो काम नहीं करने वाले हैं और इज्जत के साथ काम करेंगे। आप यदि हमको गाली देते हैं तो आपके घर में काम नहीं करेंगे, वह आपका इज्जत होता है, डिग्निटी होता है। तो कौन प्रोवाइड करवाता है, आर्टिकल 23 प्रोवाइड करवाता है किसी भी इंडिविजुअल्स का राइट्स है। ठीक है, अब डिक्लेयर इन फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस राइट एज अ पनिशेबल ऑफेंस, यदि कोई भी इंसान इस राइट्स को नहीं मानता है, ठीक है, सपोज कीजिए आपके साथ जबरदस्ती काम करवाया जाता है, बेगार करवाया जाता है, तो आप एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आया कौन सा, आर्टिकल 24। ठीक है, चलिए आर्टिकल 24 क्या बताता है आपको, तो आर्टिकल 24 सिंपल आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स, यानी कि कोई भी बच्चा 14 साल का है, ठीक है, तो उसको किसी भी हजार्डस कंपनी में, कहीं पे जैसे पेट्रोलियम कंपनी हो गया, सीडी मेनली क्या बोलते हैं, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, लीकर शॉप हो गया, ये सब जगह पे मेनली, या फिर आप कोयला खदान मान लीजिए, माइनिंग हो गया, यहाँ पे मेनली काम पे लगाया जाता है। तो उसके लिए लॉ आया था कि आप किसी भी इंसान को, आर्टिकल 14 है तो इसमें 14 साल तक बच्चे को आप हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं लगा सकते हैं। इट ऑल्सो स्टेट दैट द स्टेट शुड प्रोटेक्टेड द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर। अब यहाँ पे क्या है कि इसलिए किया गया है कि जो वर्कर का हेल्थ होता है उसका भी ध्यान रखा जाए और हजार्डस कंपनी में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह काम ना करे। तो आर्टिकल 24 सिंपल बताता है कि यदि कोई भी बच्चा का एज 14 हो रहा है या उससे कम है तो आप उसको जॉब पे हजार्डस में नहीं लगा सकते हैं ऑफ द वर्कर। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट चिल्ड्रन अंडर 14 फ्रॉम द वर्किंग इन फैक्ट्रीज। कहाँ पे, तो फैक्ट्रीज में सर, माइनिंग में और अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं लगाया जा सकता है। अब एक क्यों लाया गया था, क्योंकि चिल्ड्रंस के वेलफेयर के लिए, चिल्ड्रंस को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। इंश्योर दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स इनटू ऑक्यूपेशन दैट आर अनसूटेड फॉर देयर एज और स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। 90 के बाद क्या है, आगे देखिए। अब 24 देख लिए, 24 के बाद, ठीक है, ये तो ठीक है, 24 के बाद क्या है, आर्टिकल 25 टू 28 सिंपल क्या बताता है आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन। बता चुके हैं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी रिलीजन को फॉलो करना आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जो कौन बताने का काम करता है भाई साहब, तो आर्टिकल 28 आपको बताता है कि आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या बताता है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आप किसी भी रिलीजन के हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उसको प्रचार कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 फ्रीडम टू पेइंग टैक्सेस टू प्रमोट ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि आपका रिलीजन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप उसके लिए टैक्सेस पे कर सकते हैं, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को, और आप अपने रिलीजन को बढ़ावा दे सकते हैं टैक्सेस पे करके। आर्टिकल 28 क्या बोलता है, तो फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं किसी भी रिलीजन के बारे में कोई भी इंस्टीट्यूशन में और वहाँ पे उसका बढ़ावा कर सकते हैं। देखते हैं ना कि जैसे कि मदरसा हो गया, ठीक है, तो ये सब कुछ स्कूल्स बनाए जाते हैं मुस्लिम बच्चों के लिए, जो कि वहाँ पे मुसलमान जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है और उनको प्रैक्टिसेस करवाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। अब देखिए
आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा, आप यदि प्रीवियस ईयर सेट लगाते होंगे तो एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि आर्टिकल 29 एंड 30 क्या बोलता है। तो यह मेनली सिंपल हमको प्रोटेक्ट करता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स देता है माइनॉरिटीज़ के बारे में। जैसे कि आर्टिकल 14 में क्या देखे थे हम लोग कि आर्टिकल 24 में कि बच्चे लोग को काम पे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही आर्टिकल 21 क्या देखे थे कि आर्टिकल 21 ए क्या देखे थे कि 6 से लेकर के 14 साल के जो चिल्ड्रंस होंगे उनको क्या दिया जाएगा, तो एलिमेंट्री शिक्षा, यानी कि जो 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास तक जो भी इस एज ग्रुप में आएंगे उनको शिक्षा दिया जाएगा फ्री में, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 29 30 बोलता है कि आपको एजुकेशनल राइट्स दिया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी को दिया जाएगा, जिसका संख्या बहुत ही कम है उसको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट आपको सिंपल बताता है कि आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स टू कंजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो स्क्रिप्ट है और आपका जो कल्चर है ना उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो आर्टिकल 29 में बताया गया है। यह मेनली डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशंस टू स्टेट मेंटेन एजुकेशन, अब ऐसे इसलिए किया जाता है ना कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इसके लिए ऐसा लाया गया है नियम कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अप्लाइज टू एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, ध्यान से देखिए। लास्ट में 1-2 आर्टिकल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे ऐसा आपको बताया गया है। देखिए आर्टिकल 30 सिंपल क्या बताता है कि यह माइनॉरिटी को, आर्टिकल 29 हो 30 हो, दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में ही बात करेगा, एजुकेशन और कल्चर राइट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। गिव्स राइट टू इस्टेब्लिश एंड रन, अब क्या बताए थे, जैसे कि मदरसा के बारे में बताए थे कि मदरसा क्या करता है कि वहाँ पे जो भी मुसलमान बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। अब कैसा करवाता हो तो आप लोग को पता होगा, लेकिन करवाता जरूर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये जो राइट्स है मेनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का उनके चॉइस के द्वारा, अप्लाइड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, द स्टेट कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो स्टेट करेगा, इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन फॉर टीचर, यानी जो टीचर का क्वालिफिकेशन होगा वो भी कौन देखने का काम करेगा, तो जो स्टेट होगा वही क्वालिफाइड टीचर्स को वहाँ पे सेलेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी कि यहाँ पे स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, और सारे के सारे लोगों को राइट्स दिया जाएगा, एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 32 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एड्रेस द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बताए थे ना कि ये समझिए कि दवा है, क्या है, दवा है। जिस तरीका से आप बीमार होते हैं तो बीमार होने के बाद क्या चाहिए होता है, आपको दवा चाहिए होता है। तो यदि आपके साथ कोई भी फ्रीडम नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको रोका जा रहा है, ठीक है, आपके फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, तो आप इस रेमेडीज का यूज़ करके आप अपने राइट्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, राइट्स के लिए लड़ सकते हैं और आपको वहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। क्या है, आर्टिकल 32 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया address the right to constitutional remedies which is the right to enforce fundamental rights, ठीक है। These articles are part of, याद रखिएगा कौन सा पार्ट का है, थर्ड पार्ट्स में आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कवर फंडामेंटल, जो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, आर्टिकल 32 to 35 सबके बारे में दिया गया है, फट से जान लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या आपको दिया गया है, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आपको दिया गया है कि आर्टिकल 32 to 35, आर्टिकल 32 क्या बोलता है भाई साहब, तो द प्राइमरी प्रोविजंस दैट अलाउ सिटीजन्स टू पेटिशंस द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आप पटिशंस कर सकते हैं यदि आपके ऊपर कोई भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर रहा है। दूसरा, अलाउ पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक ऑर्डर। अब देखिए क्या है ना, आप यदि आर्मी में काम करते हैं, CISF कुछ में, BSF कुछ में काम करते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है कि आपको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मेरा राइट्स है कि हम कुछ भी बोले तो सीनियर को बोल के आ गए, नहीं,
आपका राइट्स है तो सोने नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको आर्टिकल 33 दिया गया है। आर्टिकल 34 क्या बताता है, तो रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, बताए थे ना कि जब भी यहाँ पे इमरजेंसी लगेगा किसी भी देश में, ठीक है, तो उस देश का जो राइट्स होगा उसको तो फॉलो किया जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम राइट्स छीन लिए जाएंगे, लेकिन राइट टू जो लाइफ है बताया था उसको नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 35 क्या है कि गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ टू गिव इफेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि उसके इफेक्ट को चेक करे और क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है उसको देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब आखिर हाउ टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, सिटीजंस कैन अप्रोच। अब सिंपल सोचिए, क्या बताया था कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करना होगा और डायरेक्टली सीक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, बताया था आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज लेना होगा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, याद रखिएगा। और बाकी आप नहीं जा सकते हैं, स्टेट कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट में जाना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाना होगा, और बाकी कहीं पे भी आप नहीं जा सकते हैं। और यूज रीट्स, अब क्या होता है, रीट्स को यूज करके जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स होता है वह आपको उसके लिए बचाती है, आपको जो फ्रीडम दिया गया उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब कितना टाइप का रीट्स होता है, तो एक होता है हेबस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टियरी, यानी कि 5 टाइप का रीट्स होता है जो आपको रेमेडीज दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट क्या है आपका पॉइंट, ठीक है, सिंपल लास्ट पॉइंट देखिए क्या है आपका कि सुप्रीम कोर्ट, अब आपका कोई भी राइट्स वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, और जो 5 रीट्स दिए गए थे उसी रीट्स को जारी करती है, जो रीट सुटेबल होगा आपके वायलेशन ऑफ राइट्स के लिए उसको। और द सुप्रीम कोर्ट्स कैन इशू रीट्स टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ हेबस कॉर्पस रीट टू ऑर्डर समवन हु हैज अरेस्टेड अनदर पर्सन टू बीइंग द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर द कोर्ट। अब देखिए सिंपल क्या है, यदि किसी भी इंसान को पकड़ लिया जाता है तो पकड़ने के बाद उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा, तो वह कौन देगा, तो हेबस कॉर्पस बताएगा कि आप किसी को डिटेन किए हैं, अरेस्ट किए हैं, तो आप उसको सामने लेकर के आएंगे, कोर्ट के पास लेके आएंगे। आप अपने पास में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि आपके ऊपर देशद्रोह का केस है, ठीक है, तो रखा जा सकता है, ठीक है, कोर्ट के सामने भी पेश करना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक आपको रखा जा सकता है पुलिस कस्टडी में। तो ये सब सारे चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये सब सारे के सारे राइट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप प्रीवियस ईयर से मैच करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। और पूरा वीडियो में यदि बने हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आप लोग के लिए सारे के सारे टॉपिक पे एक एक करके वीडियो आने वाला है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ठीक है। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।